Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 2nd of August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. The vaccination was first performed by. सबसे पहले किसके द्वारा वैक्सीनेशन परफॉर्म किया गया था? जॉनस साल्क, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ब्रिटिश फिजिशियन थे और इन्होंने ही सबसे पहले वैक्सीनेशन परफॉर्म किया या यूं कहें वैक्सीनेशन की खोज की। इन्होंने जो वैक्सीन खोजा था, बनाया था, वो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के अगेंस्ट था। हालांकि स्मॉल पॉक्स डिजीज़ अब कंप्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज़ डिक्लेयर कर दी जा चुकी है। एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि जिन लोगों को काउपॉक्स डिजीज़ हो चुका था उनमें स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हो रहा था। एडवर्ड जेनर ने ये रिसर्च किया कि जो लोग गाय पालते थे, गायों की देखभाल करते थे, गाय से संबंधित काम करते थे, उन लोगों को गाय के कांटेक्ट में आने के कारण काउपॉक्स डिजीज़ हो गया था और इस काउपॉक्स डिजीज़ के होने के बाद उनके शरीर में एक लीजन डेवलप हुआ, एक घाव डेवलप हुआ और इस घाव के डेवलप होने के बाद उन लोगों में स्मॉल पॉक्स नामक डिजीज़ नहीं हो रहा था। सिंपली कहें तो जिन लोगों के शरीर पर काउपॉक्स डिजीज़ होने के बाद लीजन मौजूद थे उन लोगों में स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हो रहा था। इस स्टडी को दिमाग में रखते हुए उन्होंने काउपॉक्स डिजीज़ के दौरान होने वाले इस लीजन से वैक्सीन तैयार किया और इसके थ्रू फिर स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंशन हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग represents the correct pathway of conduction of action potential through the heart? हार्ट में जो कंडक्शन सिस्टम होता है जिसके द्वारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करवाने वाले इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस सीक्वेंस में होता है ये आपको बताना है, या सिंपली कहें तो कंडक्शन सिस्टम का क्या पाथवे है ये आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं एवी नोड, एवी बंडल, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ ब्रांच। एवी नोड, बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफ हेज, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर्स। ऑप्शन सी एसए नोड, बंडल ऑफ हेज, बंडल ब्रांचेस, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, या फिर ऑप्शन डी एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज, बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजे फाइबर्स। बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे हार्ट में इम्पल्स की शुरुआत ऐसे नोड से होती है। ऐसे नोड का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। इसे हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। यहाँ से इम्पल्स जनरेट होकर एवी नोड तक पहुँचते हैं। एवी नोड को आप एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से इम्पल्स निकलकर बंडल ऑफ हिस तक पहुंचते हैं। बंडल ऑफ हिस को ही आप एवी बंडल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए बंडल ऑफ हिस की जगह आपको एवी बंडल भी दिया जा सकता है। यहाँ से इम्पल्स निकलकर
लेफ्ट या फिर राइट, लेफ्ट और राइट दोनों बंडल ब्रांचेस तक इम्पल्स पहुंचता है और फिर यहाँ से पुरकिंजे फाइबर्स तक कॉन्ट्रैक्शन के इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेस, बंडल ब्रांच, पुरकिंजे फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट? ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट के रूप में किसे जाना जाता है? एम्प्यूला, मायोएपिथेलियल सेल, एक्नी सेल्स, लैक्टिफेरस डक्ट। The right answer is option C, acne cells। आइए इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा जान लें, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर 12 से 20 संख्या में लोब्स होते हैं। 12 to 20 लोब्स आर प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। हर लोब के अंदर 10 से 100 लोब्यूल्स होते हैं। 10 to 100 lobules are there. Then each lobule contain alveoli, and alveoli contain or alveoli are lined by acne cells। इन alveoli के अंदर एक्नी सेल्स की लेयर पाई जाती है, एक्नी सेल्स की लेयर पाई जाती है और इसी एक्नी सेल के द्वारा मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क का निर्माण किया जाता है। इसीलिए इस एक्नी सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ब्रेस्ट, देन 12 to 20 lobules, then 10 to 100 lobes, then alveoli, then milk। Next question, a client with cancer of prostate requests the urinal at frequent intervals, but there does not void or voids in a very small amount. What does the nurse conclude is most likely the causative factor is? एक पेशेंट जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हुआ है, ये पेशेंट बार बार आपसे यूरिन पास करने के लिए कहता है। जब आप यूरिनल लेकर पेशेंट को वॉइड करवाते हैं तो इस पेशेंट के द्वारा या तो बहुत कम मात्रा में यूरिन पास किया जाता है या फिर बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं किया जाता। पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है लेकिन वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है या बहुत कम मात्रा में यूरिन पास कर पा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण इस सिचुएशन में क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं एडिमा, डिसयूरिया, रिटेंशन, सप्रेशन। चारों ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर उसके बाद आंसर पुट करिएगा। आप चाहें तो हर क्वेश्चन के साथ अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू। हर आंसर के सही या गलत होने से आपके कॉन्फिडेंस पर बदलाव आएगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो राइट आंसर पता चलने पर आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। Ensure your participation. Write down the answers. The right answer is option 3, retention। रिटेंशन का सिंपल मतलब होता है रुकावट। क्लाइंट का यूरिनरी ब्लैडर फुल है
वो यूरिन पास करना चाहता है लेकिन चाह कर भी यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन रुकावट है, रिटेंशन है। अब कैंसर के इस पेशेंट में रुकावट क्यों आ रही है इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्लाइंट की दोनों किडनीज हैं, इन किडनी से यूरेटर निकल रहा है जिसके थ्रू यूरिन ब्लैडर तक पहुंचेगा। ये क्लाइंट का यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा निकल रहा है जो कि यूरिन को बॉडी से बाहर शिफ्ट करता है, थ्रो करता है। ब्लैडर से जैसे ही ये यूरिथ्रा बाहर निकलता है, इस यूरिथ्रा के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान इजैक्यूलेशन के समय सीमेन को नरिश करना, उसे उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड्स ऐड करना। अगर पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो फिर इस ग्लैंड का साइज नॉर्मल से बढ़ने लगता है और इस बढ़े हुए साइज के कारण क्लाइंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी कंप्रेस होता है, साथ ही साथ जो यूरिथ्रा है वो भी कंप्रेस हो जाता है। इसे फिर से समझिएगा। मान लीजिए ये पेशेंट का ब्लैडर है और यहाँ से यूरिथ्रा निकल रहा है जिससे पेशेंट पर्सन यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। इस यूरिथ्रा के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। जब इस प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है तो इस ग्लैंड का साइज नॉर्मल से बढ़ने लगता है और इस साइज के बढ़ने के साथ साथ जो यूरिथ्रा है उसे भी दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यूरिथ्रल ओपनिंग भी छोटी हो जाती है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा कंप्लीट यूरिथ्रल ओपनिंग को ब्लॉक कर दिया जाता है और इस ब्लॉकेज के कारण ही जो यूरिन है ब्लैडर के अंदर वो यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पर रिटेंशन है, रुकावट है। This is the cause by which a patient is not able to void properly, either having a desire to void. होपफुली आप इस चीज को अब समझ चुके होंगे। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो एडिमा के कारण कभी भी रिटेंशन ऑफ यूरिन नहीं होता। एडिमा के कारण क्लाइंट को बार बार यूरिन पास करने की इच्छा नहीं होती या इच्छा होने पर स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास नहीं करता, इसलिए एडिमा को हम गलत मानेंगे। डिस्यूरिया शब्द का मतलब होता है डिफ़िकल्ट यूरिनेशन या फिर इसे हम कह सकते हैं पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि यूरिन पास करते समय दर्द का होना डिस्यूरिया कंडीशन है और ये कभी भी आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए या यूरिन पास करते समय कम यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए नहीं प्रमोट करती। सप्रेशन शब्द का सिंपल मतलब होता है किसी चीज को सप्रेस करना। इसके बारे में भी समझिए। जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा यूरिन भर जाता है तो ब्लैडर में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिम्युलेट होते हैं। गौर करिएगा, यहाँ ब्लैडर में जब यूरिन की मात्रा नॉर्मल से अधिक हो गई, जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके आसपास हो गई, तो यहाँ जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्टिम्युलेट होंगे और इनके स्टिम्युलेट होते ही ब्लैडर पर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूरिन बाहर पास आउट किया जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेच मसल्स में स्टिम्युलेशन यदि होता है तो जाकर तब जाकर पेशेंट को वॉइड करने की इच्छा होती है। सप्रेशन का तो मतलब होता है किसी भी चीज़ को दबाना या कमज़ोर करना। इट इज़ अ स्टॉपेज और रिडक्शन ऑफ अ डिस्चार्ज ऑफ सिक्रेशन इन द बॉडी। इट इज़ नॉट द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकेशन गिवन टू अ न्यूबॉर्न बेबी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग इज। किसी न्यूबॉर्न बेबी को ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है या यूँ कहें कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई।
The right answer is option B, विटामिन के। न्यूबॉर्न बेबीज की इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा नहीं पाया जाता। बैक्टीरियल फ्लोरा ना होने के कारण इन बच्चों में विटामिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता, विटामिन के की कमी होती है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विटामिन के द्वारा ही लीवर द्वारा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लॉटिंग के लिए टोटल 13 फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, जभी जाकर क्लॉट बनता है और ब्लीडिंग रुकती है। न्यूबॉर्न बेबी में यदि विटामिन के नहीं है तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 की कमी होगी, और इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। ब्लीडिंग होने के इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए प्रोफाइलैक्टिकली हम विटामिन के इंट्रामस्कुलर रूट से बच्चे में जन्म के बाद लगाते हैं। जनरली इसे बच्चे की थाइस पर वेस्टस लैटरलिस मसल्स में लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामीन? इनमें से किस विटामिन को आप कोबालामीन या साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं? B11 को, B12 को, B2 को, B6 को? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन B12 को। विटामिन बी के अंदर कई प्रकार के विटामिन्स आते हैं। इन विटामिन का कुछ स्पेसिफिक नाम होता है। आइए इन सभी विटामिन के टाइप और इनके नामों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन B1 को आप और किस नाम से जानते हैं? रिवाइज करिएगा, बोलिएगा आंसर। द राइट आंसर इज विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, विटामिन B1 ऑल्सो नोन एज थायमीन। नेक्स्ट आता है विटामिन B2। विटामिन B2 को आप किस नाम से जानते हैं? आंसर मन में बताइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। यस, यू आर करेक्ट। विटामिन B2 को आप राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B3 की। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कई बार पूछा गया है। विटामिन B3 को आप किस नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज नियासिन। विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी होने से पेलेग्रा नामक डिजीज हो जाता है, जिसमें 4D सिम्टम्स देखने को मिलते हैं: डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और फाइनली डेथ। नेक्स्ट आप बताएंगे विटामिन B5 को आप किस नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को आप पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट विटामिन B6। विटामिन B6 को आप किस नाम से जानते हैं? यस, इट इज पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को आप पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट विटामिन B7। विटामिन B7 को आप किस नाम से जानते हैं? यस, एग्जैक्टली, इट इज बायोटीन। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट विटामिन B9, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B9 वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। विटामिन B9 को आप फॉलेट या फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए तो इससे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है।
प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी होने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, विटामिन B12, इसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स सेंस ऑफ विजन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस्ड ऑन रेटिना इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन बाय। हम जब किसी चीज को देख पा रहे होते हैं उस दौरान हमारी आंखों द्वारा ली गई इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व, लेंस या फिर आइरिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए ये आपकी आईज हैं, आईज में यहाँ पर लेंस लगा है, ये आपका रेटिना है। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस पे मैं इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी लाइट रेज मेरे आपके मोबाइल से निकलकर आपकी आंखों में जा रही हैं। जैसे ही आपके आंखों में ये लाइट रेज लेंस तक पहुंची, आपके इस स्मार्ट लेंस ने इसे रेटिना के ऊपर एक जगह पर फोकस कर दिया। रेटिना आपकी आंखों का पर्दा है। जैसे कि मूवी थिएटर के अंदर 70 mm का स्क्रीन होता है, पर्दा होता है जिस पर पिक्चर चलती है, उसी प्रकार से आपकी आइस के अंदर भी एक बड़ा पर्दा है जिसे आप रेटिना के नाम से जानते हैं। उस पर ये लाइट रेज फोकस्ड की जाती हैं आपके स्मार्ट लेंस के द्वारा। अब यहाँ से इस इमेज को ऑप्टिक नर्व लेकर ब्रेन तक पहुँचा देती है। यहाँ पर रेटिना पर जो लाइट रेस फोकस की गई थी, इसे लेकर ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुँचा देती हैं और आपका ब्रेन इस चीज़ को एनालाइज करता है, पहचानता है, समझता है कि आखिर ये टीचर क्या कह रहा है। ये आपको आई बता रहा है, इसकी मैकेनिज्म बता रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। इसका एनालिसिस ब्रेन द्वारा किया जाता है और ब्रेन तक इसे पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व द्वारा किया जाता है और ये रेटिना से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटर ऑफ ब्लड ग्लूकोज fall under which level of prevention? Very important for upcoming CHO exams. अगर कोई किसी पर्सन को आप उसके शरीर का ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे चेक करना है, कैसे मॉनिटर करना है, ये सिखा देते हैं, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन माना जाएगा? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर इसे हम टर्सरी प्रिवेंशन में इंक्लूड करेंगे। इट इज इंक्लूडेड इन टर्सरी इंटरवेंशन। लेट्स सी द रैशनल। टर्सरी प्रिवेंशन इज डिफाइंड comprehensively to include an array of activities that prevent, delay the onset or reduce the seriousness of disease and its complication. टर्सरी प्रिवेंशन में हम उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जिससे कि डिज़ीज़ का ऑनसेट टाला जा सके या फिर डिज़ीज़ की सीरियसनेस को कम किया जा सके। अगर पेशेंट डायबिटीज़ का है तो उसे लगातार अपने शरीर का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करके उसके अनुसार इंसुलिन लेना है। अगर पेशेंट रेगुलरली इस चीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा तो उसमें डायबिटीज़ और बढ़ सकती है। तो डिज़ीज़ के ऑनसेट को रिड्यूस करना, इसकी सीरियसनेस को कम करने के लिए यहाँ पर रेगुलर ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग करना क्लाइंट को सिखाया जा रहा है और इसी कारण इसे हम टर्सरी प्रिवेंशन में इंक्लूड करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकेशन यूज्ड फॉर पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट इंक्लूड। अगर पेडिकुलोसिस का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? DDT 5 to 10%, कार्बोनिक लोशन 1:40, केरोसिन कोकोनट ऑयल रेशो 1:1, ऑल ऑफ द अबव। पेडिकुलोसिस का इन्फेक्शन है। The right answer is option D, all of the above. पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट में DDT, कार्बोनिक लोशन, केरोसिन और कोकोनट ऑयल बताए गए रेशियो में इस्तेमाल किया जाए तो इफ़ेक्टिव रहेगा। आइए इस डिजीज़ के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पेडिकुलोसिस इज़ अ इन्फेस्टेशन ऑफ हेयरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी और क्लॉथिंग with the eggs, larvae और adults of leek। पेडिकुलोसिस डिजीज के अंदर शरीर में जिस हिस्से पर बाल पाए जाते हैं, हेयरी पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर इन्फेस्टेशन देखा जाता है। इस डिजीज में एग्स, लार्वा और अडल्ट लीक भी देखने को मिलती है। सिंपल अगर आप समझना चाहें तो बालों के अंदर सर में जो जूं पड़ जाते हैं, लीस जो होती हैं, इसे ही हम पेडिकुलोसिस कहते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए ये सभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। द क्रॉलिंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड विच कैन रिजल्ट इन सीवियर इचिंग। ये जो लीक है, ये जो पेडिकुलोसिस इन्फेक्शन का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन के बॉडी से ब्लड को चूस कर जिंदा रहता है और ब्लड सकिंग की इस प्रोसेस के दौरान हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। अब यहाँ पर पेडिकुलोसिस के 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा टाइप का पेडिकुलोसिस बॉडी के किस हिस्से को प्रभावित करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटस, इसे आप हेड लूज के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये आपके सर में स्कैल्प एरिया में, सर के बालों के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिथिरस प्यूब्स, इसे आप क्रैब लूस या प्यूबिक लूस के नाम से जानते हैं। ये जनरली आपके प्यूबिक एरिया के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस। पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस, इसे आप बॉडी लोस के नाम से जानते हैं। ये जनरली आपके क्लॉथिंग्स में, कपड़ों में रहती है। बॉडी लीज ट्रेवल टू स्किन टू फीड एंड रिटर्न बैक टू द क्लॉथिंग। ये जो लास्ट हमने पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस की बात की थी, जो कि कपड़ों में पाई जाती है, ये कपड़ों से निकलकर आपके स्किन में जाती है, फीड करती है और उसके बाद वापस क्लॉथ्स में आकर छुप जाती है। जितने भी लीक रिलेटेड इन्फेक्शन हैं वो इसी टाइप की लीक से फैलते हैं। बॉडी लॉस के थ्रू ही ये डिजीज़ एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी टू यूरिनेट डिस्पाइट ऑफ डिजायर इज नोन एज। इसे हमने अभी डिस्कस किया है। पेशेंट यूरिन पास करना चाहता है लेकिन वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? इनकंटिनेंस, रिटेंशन, एन्यूरेसिस या एनकोप्रेसिस? The right answer is option B, it is called retention. Next question, a client is admitted to hospital from the emergency department with a diagnosis of urolithiasis। हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जिसे यूरोलिथियासिस कंडीशन थी, यानी कि उसकी किडनी के अंदर स्टोन थे, किडनी में पथरी थी। इस डायग्नोसिस के होने के बाद पेशेंट को एमरजेंसी डिपार्टमेंट से हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में भेज दिया गया। द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड परफॉर्म्स एडमिशन असेसमेंट। इस डिपार्टमेंट में आप मौजूद थे एज अ नर्स
आपने पूरे रिकॉर्ड्स देखे और एडमिशन असेसमेंट परफॉर्म किया। इस एडमिशन असेसमेंट को करने के बाद प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इस पेशेंट के लिए आपके द्वारा कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, स्ट्रेन द क्लाइंट्स यूरिन, क्लाइंट के यूरिन को छानना। ऑप्शन 2, एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड मॉर्फिन, क्लाइंट को जो मॉर्फिन ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है उसे लगाना। ऑप्शन 3, पोजीशन इन द हाई फॉवलर्स पोजीशन, पेशेंट को हाई फॉवलर पोजीशन में लाना। या फिर कलेक्ट अ यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, पेशेंट में यूरिन सैंपल लेकर उसे कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेज देना। पेशेंट यूरोलिथियासिस का है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में इसका डायग्नोसिस हुआ और उसके बाद आपको वार्ड में पेशेंट भेजा गया, आपने इसे रिसीव करके एडमिशन असेसमेंट किया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है इस पेशेंट के लिए आपके द्वारा किया जाने वाला? पूरी सिचुएशन को दिमाग में, पूरे सीन को क्रिएट कीजिए। सोचिए आप ड्यूटी पर हैं, आपने वाइट यूनिफॉर्म पहन रखी है, आपके सामने पेशेंट है, 4 चीज़ें आपके पास हैं, क्या करेंगे पहले आप? यस, अगर आप आंसर 2 को प्रायोरिटी में देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही जवाब है। किडनी स्टोन का जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है उसे, और कोई भी काम करने से पहले पेशेंट में हमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से रिलीफ दिलाना है, इसमें हो रहे पेन को कंट्रोल करना है। इसलिए पेन मेडिसिन को देना यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानी जाएगी। जैसे ही पेशेंट में आप पेन मेडिसिन लगाएंगे, मॉर्फिन लगाएंगे, पेशेंट का दर्द कंट्रोल में आ जाएगा, पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बाद पेशेंट खुद आपको कोऑपरेट करने लगेगा, आप जैसा कहेंगे, जो भी पूछेंगे वो बताएगा और फिर आप इजीली सारे इंटरवेंशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनाल्जेसिक यानी मॉर्फिन को एडमिनिस्टर करेंगे। पेशेंट के यूरिन को स्ट्रेन करना इज़ नॉट द प्रायोरिटी, ये इजीली बाद में किया जा सकता है। पेशेंट में रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हाई फॉवलर्स पोजीशन देना ज़रूरी नहीं है। पेशेंट जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में था तो उसी समय उसके यूरिन को कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of discharge procedure when a patient transfer for better treatment in another hospital? आपको उस डिस्चार्ज प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें किसी पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए भेजा जाता है। लामा, DOR, एब्सकॉन्ड, रिलीविंग। The right answer is option D, relieving. रिमेनिंग ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। रिलीविंग का मतलब हमने समझ लिया, बेहतर इलाज के लिए और ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल में पेशेंट को भेजना रिलीविंग टाइप का डिस्चार्ज है। लामा का फुल फॉर्म प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बिना डॉक्टरी सलाह के हॉस्पिटल से छुट्टी लेना लामा है। DOR, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, पेशेंट कहता है अब मैं इलाज नहीं करवा सकता, मुझे डिस्चार्ज कर दो, छुट्टी दे दो, ये कहलाएगा डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है विदाउट इंफॉर्मेशन पेशेंट आउट ऑफ हॉस्पिटल, बिना पेमेंट किए पेशेंट बिना बताए हॉस्पिटल से भाग गया, एब्सकॉन्ड कर गया, तो ये एब्सकॉन्डिंग टाइप ऑफ डिस्चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड बाय द नर्स फॉर पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? अगर किसी क्लाइंट में आप पेरेंट्रल रूट से कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? क्लीन टेक्निक, सर्जिकल असेप्सिस, टर्मिनेशन टेक्निक, कॉन्करेंट टेक्निक।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड को समझेंगे। पेरेंट्रल, यहां पर PAR का मतलब है पार और एंट्रल। एंट्रल का मतलब है GIT से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ओरल से एनस के बीच का सारा स्ट्रक्चर। और पर का मतलब है के अलावा। अगर पेशेंट को कोई भी मेडिसिन एंट्रल रूट के अलावा किसी और रूट से दी जाती है तो ये कंडीशन पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। GIT यानी ओरल या रेक्टम रूट के अलावा पेशेंट को और किसी रूट से दवा दी जा रही है तो वो रूट पेरेंट्रल रूट कहलाता है। ओरल रूट के अलावा, एंट्रल रूट के अलावा। यहाँ पर आप जब पेशेंट में एंट्रल रूट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इंजेक्शन को जब भी आप पेशेंट की बॉडी में डालते हैं, इन करते हैं, तो ये इन्वेजिव प्रोसीजर बन जाता है। इन्वेजिव प्रोसीजर क्या होते हैं? इन्वेजिव प्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कोई भी इक्विपमेंट पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, इन्वेजिव प्रोसीजर कहलाता है। और इन्वेजिव प्रोसीजर छोटा हो या बड़ा, इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहती है। तो इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो, इसलिए कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर परफॉर्म करते समय सर्जिकल असेप्सिस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर फॉर क्रैक्ड निपल्स वुड बी। अगर किसी वुमेन में निपल्स क्रैक्ड हैं तो कौन सा नर्सिंग केयर दिया जा सकता है? अप्लाई क्रीम, कीपिंग द निपल कवर्ड विथ वार्म एंड मॉइस्ट पैक्स, गिविंग बॉटल फीड, exposing the nipples to air as much as possible. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगर किसी वुमेन में ब्रेस्ट के निपल्स क्रैक्ड हैं, फट गए हैं, उनमें दरारें हैं, क्रैक्स हैं, तो इसे ट्रीट करने के लिए जितना हो सकता है इन्हें ओपन रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में उन्हें आना देना चाहिए, जिससे कि इनमें इन्फेक्शन नहीं हो और क्रैकिंग और नहीं बढ़े। मान लीजिए अगर हमारे बॉडी का कोई हिस्सा गीला रहता है, उसमें नमी रहती है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ गीली स्किन फटती भी जल्दी है। तो और ज़्यादा क्रैकिंग ना हो और इन्फेक्शन ना फैले, इस वजह से निपल को एयर एक्सपोजर दिया जाता है, उन्हें खुली हवा के कांटेक्ट में रखा जाता है। दिस इज द ओनली एक्यूरेट इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with history of renal impairment is prescribed a medication known to be excreted through the kidney. What parameter should the nurse monitor to detect adverse reaction to the medication? आप किसी पेशेंट को ऐसी कोई मेडिसिन दे रहे हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद किडनी द्वारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाली जाएगी, एक्सक्रीट आउट की जाएगी। एमिनोग्लाइकोसाइड इज अ एग्जाम्पल। इस मेडिसिन को देने से पहले एज अ नर्स आप कौन से पैरामीटर को चेक करेंगे? ऑप्शन ए, सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल, कलर एंड ऑर्डर ऑफ यूरिन, यूरिन शुगर एंड एसीटोन लेवल, सीरम हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मान लीजिए किसी पेशेंट को आप एमिकासिन लगा रहे हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की कोई दवा लगा रहे हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद किडनी द्वारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दी जाने वाली है। तो इस मेडिसिन को देने से पहले आप किडनी का फंक्शन चेक करेंगे कि भाई किडनी तो सही काम कर रही है।
अगर किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो ही आप ये मेडिसिन देंगे, क्योंकि अगर आपने ये मेडिसिन दी और किडनी इसे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाई क्योंकि खुद ही किडनी खराब है, तो पेशेंट में इस मेडिसिन का लेवल बढ़ जाएगा और इस लेवल के बढ़ने के कारण शरीर में दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमेशा याद रखें, ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि किडनी द्वारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट की जाएगी, उसे देने से पहले किडनी फंक्शन का असेसमेंट किया जाता है और इसे असेस करने के लिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल का चेक करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी द रिकमेंडेड मल्टीपर्पज वर्कर फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज? किस कमिटी ने सिफारिश की थी कि मल्टीपर्पज वर्कर्स अपॉइंट किए जाएं जो कि बेहतर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे? श्रीवास्तव कमेटी, मुदेलियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, भोर कमेटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी 1973 में आई थी और इस कमेटी को आप कमेटी ऑन मल्टीपर्पस वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, करतार सिंह कमेटी 1973 में आई थी और इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि मल्टीपर्पस वर्कर्स अपॉइंट किए जाएं जो कि बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज दे सकें। मल्टीपर्पस वर्कर्स का मतलब था एक ही आदमी कई सारे काम कर सके। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.